तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना ओम्स लॉ के बारे में। आज ओम्स लॉ से जुड़े हुए एक फैक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नाम से जो अर्थ समझ में आता है, पहले आप उसे समझें। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि रुकावट। अब चार्ज किसी भी वायर में चल के जा रहा है, यहाँ से दौड़ रहा है चार्ज। अब ऐसा नहीं है कि वायर पूरा खाली है तो आराम से चार्ज चलता चला जाएगा। वायर में जगह जगह पर, कोई भी वायर है, जैसे कॉपर का ही वायर है, लोहे का वायर है, उसमें जगह जगह पर एटम्स सेट हैं उसके। अब एटम जनरली सॉलिड के रूप में कहे जाते हैं कि लैटिस पॉइंट पर हर एक एटम फिक्स है। तो जैसे ही चार्ज यहाँ से दौड़ा, यहाँ वाला एक एटम पड़ गया तो टकराया उससे, टकराने के बाद इधर को आया, यहाँ एक एटम पड़ गया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर। तो काफ़ी टकराव झेल झाल के बेचारा इलेक्ट्रॉन तब कहीं जा पाता है किसी वायर में। पहली बात, इसको दौड़ा कौन रहा था? पोटेंशियल। रोक कौन रहा है? रेजिस्टेंस। तो ये रुकावट जो होती है चार्ज के फ्लो में, ये रेजिस्टेंस कहलाती है। अब एक चार्ज काफ़ी दूर तक जाना है, अब काफ़ी दूर तक जाना है तो जितना ज़्यादा लंबा वायर होगा, रुकावट उतनी ही ज़्यादा देर तक लगती रहेगी। समझ में आ रही ना ये बात? अब आप ये समझो कि कोई भी एक वायर है, उसमें हर जगह मौजूद हैं, हर जगह अपने अपने एटम्स, और वो एटम्स चार्ज के दौड़ने के लिए रुकावट बन रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स ऐसे टकरा वकरा करके इधर उधर जा रहे हैं, तो वो एटम्स ही आपस में क्या पैदा कर रहे हैं? रुकावट पैदा कर रहे हैं, और यही रुकावट रेजिस्टेंस कहलाती है। अब रेजिस्टेंस को मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, जितना लंबा वायर? क्योंकि जितना लंबा वायर होगा, रुकावट एटम्स की उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। इसीलिए जो रेजिस्टेंस नाम का फैक्टर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर लिखा जाता है। दूसरी चीज, आप कोई भी वायर है आपके पास, वो वायर जितना ज्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो उतने ही ज्यादा उसमें फ्री स्पेस होगा, उतने ही आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता होगा। इसीलिए जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। जितना अधिक एरिया, उतना चार्ज का जाना आसान। जो एरिया ज़्यादा खुला हुआ, ज़्यादा खुला हुआ चार्ज आराम से जा सकते हैं, कम एरिया कम खुला हुआ चार्ज मुश्किल से जा पाते हैं। इसीलिए रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं जो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कहलाता है, और इस प्रकार से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टिविटी वाला ये साइन है, इसे रो कहा जाता है, ऐसे रो प्रोनाउंस किया जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है और मटेरियल पर डिपेंड्स करती है। तो पहली बात, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड किया? लेंथ पे। जितना अधिक लेंथ, चार्ज पार्टिकल को जाने में उतनी ही कठिनाई, और जितना अधिक एरिया, चार्ज पार्टिकल उतनी आसानी से ज़्यादा जगह होने के कारण जा सकते हैं। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो रो एल अपॉन ए हो जाता है। ये जो रो नाम का टर्म आया है, एक्चुअली ये बताता है कि कोई भी मटेरियल कितनी रुकावट पैदा करेगा। अब आप ये समझो कि एक तुम्हारे पास वायर है लोहे का, और एक वायर है आपके पास कॉपर का, एक सिल्वर का। इनमें से आपने देखा होगा, अगर आपके घर में बिजली आ रही है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसमें आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि लोहे का वायर जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में यूज़ हो रहा होगा, वो मशीनें खराब क्वालिटी की कही जाएंगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हीट पैदा होती है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ना, वो लोहे का ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप बात करें कॉपर की, आप अगर फैन वैन लेके आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट में भी आता है कि फुली फिल्ड विद कॉपर वायर्स फैन। तो कॉपर फैंस कॉपर से भरे जा रहे हैं। क्यों कॉपर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? इसकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम है तो रुकावट कम पैदा होगी, चार्ज आसानी से दौड़ लेगा।
तो ये फैक्टरों को मिलाकर के जो टर्म बना है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस वाला फैक्टर एक्चुअली जो चार्ज दौड़ के जा रहा था उसके पास जो एनर्जी थी उसको लॉस कर रहा है। आप ये समझ लो कि बड़ी कोई लाइन जा रही हो, आपने सुना हो उसके नीचे खड़े हो जाओ तो ची ऐसे करके आवाजें आती हैं। लाइट चली जाए उसके बाद तार पकड़ के देखो, लाइट चलते में ही मत पकड़ लेना, लाइट चले जाने के बाद आप तार पकड़ के देखो वो थोड़ा सा गर्म पड़ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें, गर्म पड़ जाना और उसमें आवाज आना, ये सब एनर्जी के लॉस हैं। एक्चुअली लॉस हमने अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से डिसाइड किए होते हैं। अब मुझे हीट ही चाहिए होती है अभी बाहर से, जैसे मैं हीटर ही बना रहा होता तो ये लॉस ना कह के गेन कहलाता कि मुझे जितनी हीट चाहिए जितनी ज़्यादा बढ़िया दे रहा है। इसीलिए आप ये समझें कि ये जो एनर्जी के लॉस हुए हैं, जो एनर्जी मुझे चाहिए थी, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, साउंड मिल रही है, हीट, तो ये मुझे नहीं चाहिए हुए थे, तो इसीलिए ये वाला फैक्टर लॉस कहला करके ये वाला पूरा टर्म रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि चार्ज के लिए रुकावट कहलाता है। और इस रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट टर्म है जो मटेरियल पर डिपेंड करती है, आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक्चुअली ये रेजिस्टिविटी जो है ना टर्म, ये रो वो 2m/ne² टाउ टाइप इतने सारे रिलेशन से बनके तैयार हुआ है। ये सब फैक्टर ध्यान में रख के हम 12th में इसको ड्राइव करते हैं। 10th लेवल पर आपको बस ये मटेरियल की वैल्यू क्वेश्चंस में दी होती है। जैसे कि कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी आपको दी होगी 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अभी मैं बता रहा हूं ये ओम मीटर क्या होता है? आप ये समझो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन होती है। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो अब जैसे आप कॉपर का वायर लेके आए, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। अब आप चाहे 15 किलोमीटर लंबा वायर लाएं, चाहे इतना छोटा वायर लाएं, ये रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट मटेरियल की वैल्यू है। अब जब फॉर्मूला जो है ρL/A, इसकी यूनिट होती है जो रेजिस्टेंस की, वो होती है ओम। ये ओम, कहीं आप ये वाला ओम ना समझ लें। एक बच्चा पिछली क्लास में लिख रहा था, मैंने कहा यूनिट ओम है, तो मैंने ये लिख ली, ये तो ओम नमः शिवाय, ये ओम नहीं है, ये ओम है। इसे पढ़ा ऐसे जाता है, वही अपने ओम लॉ के नाम पर इसका यूनिट का नाम ओम रख दिया गया है। तो ये यूनिट है ओम, प्रोनाउंस इसे ओम से किया जाता है। इसी प्रकार से रेजिस्टिविटी की यूनिट बन जाती है ओम मीटर। जो मैंने वहां लिखा ना, उसको आप समझें कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। रेजिस्टिविटी की पता लगानी है, लेंथ की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर काट दो, तो ये हो गई रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। ये इतनी बातें आपको रेजिस्टेंस के बारे में ध्यान रखनी होती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसमें ज़रूरी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख लें, उसके बाद मैं आपको इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ। तो बच्चों, जैसा मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर हैविंग लेंथ 10 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 17 मिलीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सी चीज होती है वायर में, आप ये समझें। लेंथ कैसे कंसीडर करनी है ये समझें। जैसे मान लो आपका ये वायर है, वायर जनरली सिलेंड्रिकल होगा शेप में, तो ये जो वायर है ना, इस वायर का ये वाला हिस्सा ये कहलाता है क्रॉस सेक्शन। ऐसा नहीं, इसका हिस्सा ये भी है कर्व्ड, तो ये जो सर्कुलर भाग है यही क्रॉस सेक्शन होता है। तो जनरली कभी कभी ये कह दिया जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना देखे, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि क्रॉस सेक्शन का मतलब है वायर का ये सर्कुलर भाग, तो फिर एरिया आप निकाल लें πr² करके। ये क्वेश्चन थोड़ी सी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कम हो, इसलिए मैंने यहाँ आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन कर दिया है। तो इस वायर में ये वायर की कहलाएगी लेंथ। तो आपको ये लेंथ दी हुई है 10 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 17 मिलीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है ρL/A। और जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि ये वायर कॉपर का है, कॉपर का वायर है, तो रेजिस्टिविटी कॉपर की मैंने अभी आपको बताई थी। एग्जैक्टली आपको अपनी किताबों में, हर एक किताब में एक चार्ट बना मिलता है, उसके नीचे ये भी लिखा होता है, इसे याद करने की जरूरत नहीं। ये लेबोरेटरी में कैलकुलेट की गई वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट, मैंने आपको बताया कि ये रिलेशन इस पर डिपेंड करती है, यानी कि ये पूरा का पूरा 12th का रिलेशन है। एग्जैक्टली आप ये समझो इन चीज़ों का मतलब क्या है। चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास कितना है,
n यानी किसी भी तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टाउ इसका मतलब होता है जो चार्ज पार्टिकल टकराता हुआ जा रहा है उससे टक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। ये सब चीजें कंसीडर करके, ये सब ध्यान में रख करके हमने ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखी होती है। इसीलिए इतनी चीजें 10th के बच्चों को नहीं पता होती, इसीलिए उन्हें ये वैल्यू जनरली गिवन कर दी जाती है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारी की सारी चीजें ही कांस्टेंट है। मास, किसी भी पार्टिकल का जो मास होगा चार्ज का वो कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब कॉपर का वायर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, उसी प्रकार से आयरन का है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, एल्यूमिनियम का है उसमें अलग होंगे, लकड़ी का ही बना लिया उसमें होंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। रिलैक्सेशन टाइम ये भी डिपेंड करता है मटेरियल पे। किसी मटेरियल के पार्टिकल्स पास पास हैं तो उसका रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो जल्दी जल्दी होने लगेंगे टक्करें, और पार्टिकल दूर दूर होंगे टक्कर देर में होंगी। तो ये रिलैक्सेशन टाइम इन सारी की सारी चीजों पर डिपेंड कर। तो टक्करें देर में होंगी तो रेजिस्टिविटी वो भी इसलिए कम होगी। देखो इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके ये रेजिस्टिविटी वाला टर्म लाया जाता है। आपको बस ये फॉर्मूले यूज करने हैं। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसी कैसी है आपको रखनी। तो आप देखो रो L बाई ए, फॉर्मूला ये लगाना है। रेजिस्टिविटी मुझे पता है कॉपर की वो है 1.7 इंटू 10⁻⁸। लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 17 मिलीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो मिलीमीटर का स्क्वायर चल रहा है ना, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलो तो 10⁻³ 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। तो इसी प्रकार से स्क्वायर और कर दो तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए मैं इसको लिख दूंगा 10⁻⁶। अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो एक ये पॉइंट हटाऊँ, एक और जीरो यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और ये 17 से 17 कैंसिल कर दे रहा हूँ, 10 से 10, 10⁻⁻² से ये 10⁻⁻² बचती हैं 6 से 8 कटने के बाद। तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 1/100 ओम। इस प्रकार से आप रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड ने भी पूछा था, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहा हूं। फिर वैसे ही सिमिलरिटी के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा और ध्यान दें। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख रहा हूं जिसमें कहा गया है एक वायर है, उसकी लेंथ उसे खींच के डबल कर दी गई है। अब आप बताइए कि उसका खींचने के बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यदि उसका शुरुआत में रेजिस्टेंस जो था वो R था। आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करना जरा। एक वायर था ऐसे, मान लो शुरुआत में उसकी लंबाई L थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। इन्होंने कहा है कि इसको ऐसा करके खींच दिया, तो जैसे ही मैं खींचूंगा इसको तो इसकी लेंथ तो हो गई डबल, लेकिन जैसे ही लेंथ डबल होगी तो आप गौर करो मटेरियल तो वही है ना, तो इसीलिए ये और पतला होता चला जाएगा। तो इसीलिए इसका जो एरिया होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तो और बड़ा दिखाई दे रहा, मैं इसको ऐसे समझ लो आप। अब ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको खींच के लेंथ डबल कर दी तो ये मान लो आपकी L2 लेंथ और इसका एरिया बाद में हो गया A2। आपको मालूम है टोटल मटेरियल का वॉल्यूम तो वही है ना, वही जो वायर शुरू में था वही बाद में था, उसी को खींच के किया है ना बड़ा। तो आप वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम ये बराबर रह रहे हैं। तो मैं इनिशियल वॉल्यूम V1 कह दे रहा हूँ, फाइनल वॉल्यूम V2, ये दोनों बराबर हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम को लिखूंगा A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। अब जैसा कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि लेंथ को डबल कर दिया है। लेंथ को डबल करने का मतलब जो शुरुआत वाली लेंथ है L1 उसको डबल कर दिया है, तब बनी है बाद वाली लेंथ। तो L2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स L1। अब हो गई ना शुरुआत वाली लेंथ डबल। हाँ, तो अब ये रिलेशन मैं यहां इस्तेमाल करूंगा, L2 की जगह पे लिख दूं 2 टाइम्स L1। इसको पहली सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो जो कि आपको गिवन थी। तो ये हो जाएगा बच्चों A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2 की जगह आप लिख लो 2 टाइम्स L1। L1 को मुंह के भर कर देगा तो A2 की वैल्यू आ जाएगी A1/2। तो एक रिलेशन मिल गया आपको यहां से A का और L का। अब
आप शुरुआत में आपको एरिया A1 पता है, लेंथ L1 पता है, तो शुरुआत का रेजिस्टेंस R1 हो गया क्या, रो L1 बाई A1। ऐसे ही फाइनल रेजिस्टेंस R2 जो हो गया रो L2 बाई A2। आपको शुरुआत का ओरिजिनल रेजिस्टेंस R दे रखा है, तो इसे R1 की जगह आप क्या रखें, R। अब आप समझो L2 कितना है, 2 टाइम्स L1, तो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी रो 2 टाइम्स L1, L2 की जगह रख दो, और A2 की जगह क्या रख दो, A1 बाई 2। तो ये 2 और डिवाइड में था, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये R2 हो जाएगा आपका बच्चों रो 4 को और आगे लिख लो, 4 रो L1 बाई A1। आपको पता है कि रो L1 बाई A1 क्या है, R है, तो इस रो L1 बाई A1 की जगह रख सकते हैं क्या, R। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स R। तो यहां से एक बात गौर करने वाली ये है कि जब ये लेंथ हुई डबल, रेजिस्टेंस जो है बाद वाला पहले से 4 गुना हो गया, मतलब जैसे ही मैं लेंथ बढ़ाता हूं एरिया और घटता, तो लंबाई और बढ़ी, तो चार्ज पार्टिकलों को दौड़ना और मुश्किल हुआ, और दूर तक उन्हें टकरा के जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने लेंथ क्या की, लेंथ मैंने जैसे ही डबल कर ली, रेजिस्टेंस हो गया 4 गुना। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में ट्रिपल कर लेता, पहले वो क्वेश्चन नोट कर लेना आप, डबल है यहां, आप नोट कर लेना ध्यान से, मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर मैं यहां कर लेता ट्रिपल, तो अब जब मैंने ट्रिपल कर ली है, तब आप ध्यान दें कि यहां पर मैं L2 की जगह लिखूंगा 3 टाइम्स L1। ऐसे ही यहां 3 टाइम्स L1 लिखते ही A2 आ जाएगा A1 बाई 3। फिर आगे यहां आओ, तो यहां पर ये 3 टाइम्स L1 और ये A1 बाई 3 होते ही यहां क्या आ जाएगा, 9। यहां क्या आ जाएगा, 9। तो आपको क्या समझ में आता है यहां से, जैसे ही मैं लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स बढ़ा रहा हूं 9 टाइम्स हो गया, 4 टाइम बढ़ाऊं तो 4 मल्टीप्लाई 4 चलेगा आगे, 16 टाइम्स हो जाता। तो बच्चों इन ऑब्जर्वेशन से मैंने यहां पर एक पॉइंट लिख दिया है कि यदि वायर की लेंथ n टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए, वायर की लेंथ n टाइम्स, जैसे मान लो 3 गुनी इंक्रीज करी तो रेजिस्टेंस हो गया 9 गुना, 4 गुनी इंक्रीज करो रेजिस्टेंस हो गया 16 गुना, इसी प्रकार से 5 टाइम्स इंक्रीज करो रेजिस्टेंस हो गया 25 टाइम्स। यानी कि अगर आप लेंथ n टाइम्स इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर डिक्रीज भी अगर n टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज भी n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। आपको ये मैं होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करके देखें। अगली बार क्या करें, क्वेश्चन में आप लेंथ L/2 कर दें, अभी आपने 2L की, अब L/2 कर दें, फिर देखें कि किस प्रकार से रिजल्ट आते हैं, फिर L/3 कर दें। बोर्ड या फिर कोई भी कंपटीशन आपसे डायरेक्टली ये आइडिया पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। बोर्ड तो ये न्यूमेरिकल के तौर पर जो मैंने यहां करवाया है प्रॉपर एक क्वेश्चन पूछ चुका है उस पर 5 नंबर में भी। आपको क्या है कि कोई भी अगर नॉर्मल कंपटीशन देने भी बैठोगे ना तो आपको ये रिजल्ट्स डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको एक बात बता दी कि किस प्रकार से एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ डील करना है। अगली बात मैं बताऊंगा कि अगर किसी भी सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हों तब कैसे डील करना है। तो इनको जनरली कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब तुम्हें मैं एक टिपिकल से फॉर्मेट लेके ही वहाँ से शुरू करूँगा और उतने में से आपको पहचानना सिखाऊंगा कि सीरीज और पैरेलल आखिर पहचानने कैसे हैं। अगर एक बार आप सीरीज पैरेलल पहचानना सीख जाएंगे, कैसा भी टफ से टफ क्वेश्चन, मैं 10th में आपको बता रहा हूँ 12th लेवल तक का आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो बस आपको बस ध्यान देना है कि ये जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पहचानने हैं, इन पे कौन कौन से पॉइंट को नोटिस किया जाता है। जैसे मान लो मैंने एक ये बैटरी लगाई, बैटरी से इस प्रकार से मैंने रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए। ये मैंने आपके सामने एक सर्किट बना के तैयार किया। ये रजिस्टर्स मैंने इसके साथ लगा दिए। आप ये देखें कि अगर ये क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता जनरली तो आपको इसमें देख के ये लगता है जन कितने पैरेलल कितने सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए आप कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें
जैसे कि मैं इस जगह को कहूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, एक ही वायर है, सिर्फ मोड़ है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे ध्यान दूँ तो यहाँ पर एक वायर के अलावा एक दूसरा वायर भी है। ऐसे ही यहाँ पर एक वायर, ये 3 वायर है। एक ऐसी जगह ये है कि एक वायर के अलावा दूसरा वायर भी है। जैसे मैं इनके पॉइंटों पे नाम लिख दूँ तो A, B और ये C, ऐसे पॉइंट 3 ही है और कहीं नहीं है। अगर आप ये समझे यहाँ है, नहीं, यहाँ सिर्फ मोड़ है, एक ही वायर है, ऐसे मुड़ गया बस। ऐसे यहाँ पर एक ही वायर है, जब मोड़ना मेरे हाथ में, मैं इसको ऐसे सीधे बना लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वायर सेम रहता। वायर कब अलग हो जाता है? जब एक से ज़्यादा टर्मिनल हो, यानी कम से कम ऐसा दिखाई दे रहा हो कि एक वायर के अलावा दूसरा वायर भी जुड़ा हुआ, ये पॉइंट जंक्शन कहलाते हैं। तो सिंपल सा फंडा ध्यान रखें रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का, कि कहीं भी जंक्शन पड़ रहा हो, जंक्शन से जितने भी वायर अलग अलग जा रहे होंगे उतने ही पैरेलल कनेक्शन होंगे, और एक वायर में जितने भी एक साथ रेजिस्टेंस लगे होंगे वे सब सीरीज में कहे जाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, जंक्शन जहां है वहां से जितने भी वायर्स हैं वो सब पैरेलल हैं। जैसे ये वायर और ये वायर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और तीसरा ये भी पैरेलल है। वहीं एक वायर में जितने रेजिस्टेंस हैं वो सब सीरीज हैं। इनके साथ डील कैसे करना है ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बस आपको अभी ये समझ में आना चाहिए पैरेलल सीरीज क्या होते हैं। एक साथ किसी भी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देना, तब काम टिपिकल हो जाता है। कैसे करंट निकालें, कैसे वोल्टेज निकालें, इसी पर मैं अगला काम करने वाला हूं। तो आपको ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी सिंपल तरीक़ों से इसको समझाऊंगा कि कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। बस आप ध्यान से कॉपी पेन ले करके आसानी से बस पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।